नमस्कार। चलिए आज हम उस कहानी को जानते हैं कि कैसे भारत, जो एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक था, ब्रिटिश साम्राज्य का ताज का सबसे कीमती हीरा बन गया। हम अपनी बात की शुरुआत एक ब्रिटिश लेखक की इस चौंकाने वाली टिप्पणी से करते हैं। सोचिए, ये बात कोई भारतीय नहीं बल्कि एक अंग्रेज खुद कह रहा था। और यही लाइन उस बहुत बड़े बदलाव की जमीन तैयार करती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक देश गुलाम कैसे बन गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें महत्वाकांक्षा है, चालाक रणनीतियां हैं और ऐसे नतीजे हैं जिन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, यूरोपियों के आने से पहले भारत कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं था, बल्कि ये तो व्यापार और संस्कृति का एक जीता जागता धड़कता हुआ ग्लोबल सेंटर था। आपको अंदाजा है इसका मतलब क्या है? सदियों तक पूरी दुनिया की कुल कमाई यानी कि जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले भारत से आता था। उस वक्त भारत और चीन मिलकर दुनिया की इकॉनमी के बेताज बादशाह थे। तो आखिर ऐसा क्या था भारत में? अरे, यहाँ मसालों की खुशबू थी, दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा था, कीमती पत्थर और हाथी दांत थे, और तो और वुड स्टील जैसा फौलाद भी था। यही वो खजाना था जिसने यूरोप की ताकतों को भारत की तरफ खींच लिया। वैसे तो भारत में कई यूरोपीय देश आए, लेकिन एक अंग्रेजी ट्रेडिंग कंपनी ने धीरे धीरे एक बहुत ही सोची समझी चाल के तहत इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये एक तरह की रेस थी। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी भी आए, सब ने अपने अपने पैर जमाने की कोशिश की। लेकिन इन सब में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत लंबा खेल खेला। और यहीं पर सबसे बड़ी और ज़रूरी बात आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक आम बिजनेस कंपनी नहीं थी। उसे ब्रिटेन की महारानी से एक ऐसा चार्टर मिला था जिससे वो अपनी खुद की फौज रख सकती थी, और तो और युद्ध भी छेड़ सकती थी। सोचिए, एक कंपनी जिसके पास एक देश जितनी ताकत हो। अंग्रेजों ने भारत पर जो कब्जा किया वो सिर्फ तोप और बंदूकों के दम पर नहीं था। असल में ये राजनीतिक चालाकी और दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने की एक जीती जागती मिसाल थी। उनकी रणनीति बहुत सीधी थी। पहले देखो कि कौन से दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, फिर किसी एक को अपनी मिलिट्री मदद ऑफर करो। जब वो जीत जाए तो तुम किंग मेकर बन जाओगे और असली ताकत तुम्हारे हाथ में होगी, और अंत में कमजोर हो चुके उस पूरे इलाके पर ही कब्जा कर लो। स्टूडेंट्स, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1757 की प्लासी की लड़ाई, जहां रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के साथ मिलकर बंगाल के नवाब को हराया। टीचर्स, ये फूट डालो और राज करो की नीति समझाने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। उनका एक और हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक अजीब कानून था। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राज अंग्रेजों का हो जाएगा। उन्होंने गोद लेने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा को मानने से ही इनकार कर दिया। इस नीति के बहाने उन्होंने कई राज्यों को हड़प लिया और इससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया। और फिर आई सब्सिडियरी अलायंस। ये तो और भी चालाकी भरी स्कीम थी। अंग्रेज कहते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बस हमारी सेना को अपने राज्य में रख लो और उसका खर्चा उठाओ। नतीजा, राजा अपनी विदेश नीति पर कंट्रोल खो देता था और असल में वो अंग्रेजों का एक कठपुतली बनकर रह जाता था। मतलब बिना ज्यादा खर्च किए अंग्रेजों ने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन इस सब की कीमत किसने चुकाई? चलिए अब देखते हैं कि इन नीतियों का भारत के आम लोगों और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर कितना भयानक असर पड़ा। हाल ही में एक स्टडी ने जो आंकड़ा दिया है वो दिमाग हिला देने वाला है। अंदाजा है कि 1765 से 1938 के बीच भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की दौलत लूटकर ब्रिटेन ले जाई गई। ये रकम आज के ब्रिटेन की कुल जीडीपी से भी करीब 13 गुना ज्यादा है। ये दिल दहला देने वाली बात गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने खुद कही थी। ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि कैसे भारत के विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया गया ताकि इंग्लैंड में बनी चीजें यहां बेची जा सकें। बंगाल पर कब्जा करने के कुछ ही साल बाद कंपनी की टैक्स वसूलने की जालिम नीतियों ने एक भयानक अकाल को जन्म दिया। यहां तक कि जब फसलें बर्बाद हो रही थीं तब भी वो सख्ती से टैक्स वसूलते रहे। इस अकाल में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। ये उस इलाके की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा था।
और इस त्रासदी को और भी भयानक इस बात ने बना दिया कि कंपनी ने अकाल के दौरान टैक्स कम करने के बजाय असल में और बढ़ा दिया था। लेकिन कहानी सिर्फ गुलामी और जुल्म पर खत्म नहीं होती। जहां जुल्म था वहीं उसके खिलाफ आवाज भी उठ रही थी, और ये आवाज बिल्कुल शुरुआत से ही उठ रही थी। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये विरोध लगातार चल रहा था। कभी बंगाल में सन्यासी और फकीर विद्रोह कर रहे थे, तो कभी आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे। ये पूरे देश में औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक लगातार उठने वाली आवाज थी। और फिर आया साल 1857 का महाविद्रोह। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। इसके पीछे सालों का जमा हुआ गुस्सा था, राज्यों को हड़पना, भारी टैक्स और परेशान किसान परिवारों से आए सिपाही। फिर गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने आग में घी का काम किया, और इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। हालांकि इस विद्रोह को बड़े बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। अंग्रेज हमेशा ये दावा करते थे कि वो तो भारत को सभ्य बनाने के एक मिशन पर आए हैं, पर क्या ये वाकई कोई मिशन था या सिर्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस? इस दौर की विरासत बहुत जटिल है, लेकिन इसके पीछे के इरादों को समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो ऐसी क्यों है।